नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक हमने 42वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस कर लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक का क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो अब तक भी है। कौन है? तो ये चीन है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार चीन की जनसंख्या में स्थान प्रथम है, किंतु अनुमान के अनुसार 2030 तक चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक धारा है, महासागरीय धारा है। बाकी तो इसमें किसी चीज़ का देखना ही नहीं है क्या है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, वो भी कैसा है? गर्म है। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट पर, यह ध्यान रखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा, ये जो है क्या करती है, यह तट के तापमान को सामान्य से अधिक कर देती है। कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो ग्रह कौन सा है? इसमें मंगल के भी उपग्रह है, नेपच्यून के भी है, प्लूटो को भी है, बुध के नहीं है। बुध क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, तो बुध सौर मंडल में जो है, सौर मंडल में ये बुध और शुक्र को जो है सौर मंडल में उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। नेपच्यून के 13 गो है, जिनमें टिट्रोन सबसे बड़ा है, और प्लूटो के 3 गो है, कैरोन, निक्स और हाइड्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। भूप्रपट्टी का जो क्रस्ट वाला भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, मैग्नीज, नाइट्रोजन आदि इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप जानते ही हैं। ओजोन परत के लिए यहाँ सबसे अधिक उत्तरदायी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हालांकि ये भी उत्तरदायी है, लेकिन सबसे अधिक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है, एसी वगैरह में। तो ये जो है ओजोन परत के अपक्षय के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस का मेनली जो काम होता है, ओजोन परत में ओजोन जो गैस होती है उसका मेनली काम होता है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वह पराबैंगनी किरण जो मानव और जीव जंतु दोनों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है वो मानव और जीव जंतु दोनों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसको रोकती है कौन? ओजोन गैस। ओजोन परत में ओजोन गैस रोकती है, लेकिन उसके अपक्षय का कारक जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस का अपक्षय करती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि हुडको का अर्थ है, तो H फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हुडको एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो व्यक्तियों और समितियों को गृह निर्माण यानी कि घर बनाने और फ्लैट बनाने के लिए लोन देता है, ऋण देता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि आरबीआई ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की, किसके द्वारा की? विदेश व्यापार में यानी फॉरेन ट्रेड में आरबीआई ने फॉरेन ट्रेड में अपना पैसा लगाने में मदद की, किसके द्वारा की? तो ये एक्जिम बैंक के द्वारा की। आरबीआई की सहायता से जो है एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ। यह इसकी स्थापना इसलिए हुआ कि ये आयातकों और निर्यातकों को जो है उचित मूल्य पर लोन देकर और विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात क्या होती है? कपड़े। भारत से निर्यात होने वाली इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है? कपड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का टैक्स है? तो लैंड रेवेन्यू जो है ये राज्य का टैक्स है, भूमि राजस्व राज्य का टैक्स है। बाकी ये उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, ये सब जो है केंद्र सरकार का टैक्स है। तो ये लैंड रेवेन्यू जो है राज्य का टैक्स है। ठीक है, भूमि राजस्व जो है ये राज्य सरकारों का टैक्स है। कृषि को छोड़कर सभी टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले ये टैक्स हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व टैक्स से सरकार को आय होती है। तो सबसे बड़ा एकल साधन है निगमित कर। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के बजट 2012-13 उस समय का क्वेश्चन है, 2012-13 के अनुसार टैक्स अनुसार कर राजस्व प्राप्ति आयकर से 11%, उत्पाद शुल्क से 11%, निगम टैक्स से 21%, सीमा शुल्क से 10% और राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ये एक 2011-12 के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार उस समय के अनुसार सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सन 1991 की नई आर्थिक नीति का क्या लक्ष्य था। तो 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन एंड भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे, उसके नेतृत्व में स्थापित कांग्रेस सरकार, उसमें कांग्रेस सरकार में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की और इसका मुख्य उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, इसलिए इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। किसको? एलपीजी को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर? तो हरित क्रांति में क्या क्या? बीजों की उच्च पैदावार की किस्में, ये भी सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये भी सही है। सामयिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर डी होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से मानी जाती है। भारत के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया और भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के निम्न तत्व माने गए HY बीज, यानी कि HYV बीज, और उसके बाद रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, मशीनीकरण इत्यादि। तो इसमें सभी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसका आंसर डी होगा, सहकारी उधार ढांचा। किसका अंश है? सरकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। यह किसानों को दीर्घकाल का ऋण देता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म माने लोन देता है। ठीक है, और इस बैंक का प्रारंभ मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ था? मद्रास में। किस बैंक का? भूमि विकास बैंक का। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी LDB इसको कह सकते हैं। भूमि विकास बैंक का मुख्य स्रोत ऋण पत्र है, यह सरकारी उधार ढांचा के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है नहीं पूछ रहा है नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं क्या है? किसानों को मकान यानी ऋण, बिचौलियों की समाप्ति भूमि सुधार में शामिल है। भू जोतों का एकीकरण यानी कि वो भी शामिल है। सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ये भी शामिल है। तो अरे शामिल क्या है? किसानों को मकान ऋण। भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो? बिचौलियों का समाप्ति किया गया, ये एक सब्जेक्ट है। भूमि सुधार किया गया, जोतों की चकबंदी की गई और सहकारी कृषि की व्यवस्था की गई। तो ये सब जो है भारत में भूमि सुधार के अंदर है और इसमें किसानों को मकान जो है मिलने का ऋण पे ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। नवीनतम जनगणनाओं के अनुसार भारत में जनसंख्या की एवरेज वार्षिक वृद्धि दर है। तो एवरेज वार्षिक वृद्धि दर जो है कमी का रूप दिखाती है। जैसे 1900 जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर परसेंटेज में देखते हैं। 1971 से 81 यानी 10 साल में 2.16% के वृद्धि कर रहा था। 1981 से 91 में 2.11, 1991 से 2001 में 1.93 और 2001 से 2011 में 1.63। यानी कि कुल मिला के हम यहाँ घटते जा रहे हैं। यानी पॉइंट में अगर यहाँ देखें तो 16, फिर 11, फिर 93 से अब 64 पे आ गए, यानी कि कमी का रुख दिखा रहा है। भारत का औसत वृद्धि दर जो है अब कमी का रुख दिखा रहा है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। किस सेक्टर में बेकार है? उद्योग में, खनन में, उपरोक्त में से कोई नहीं, या कृषि में? तो सबसे ज़्यादा बेकार है कृषि में। तो इसका आंसर बी होगा। क्यों बेकार है समझिए। भारत में 57% लोग कृषि में लगे हुए हैं। कितना प्रतिशत? और कृषि क्षेत्र में भारत में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी के भी टाइप्स होते हैं, उसमें से अदृश्य बेरोजगारी यानी कि न दिखने वाली बेरोजगारी, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ होता है कि रोजगार में लगे लोगों को हटा देने के बाद भी उत्पादन पर किसी प्रकार का जो है प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी को कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि
8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 8वीं योजना तक किस लेवल का मैंने निर्धारित किया गया था, किस स्तर पर? तो ये किया गया था 5.6% तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 रही और इस योजना का लक्ष्य 5.6 जीडीपी रखा गया था, जबकि 6.68% विकास दर हासिल की गई। कब? 1992 से 97 में। 1992 से 97 में गोल रखा गया था 5.6, लेकिन हासिल किया गया 6.68, यानी कि काफ़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किस किस सहयोग की ज़रूरत पड़ती है? तो मैंने सफलतापूर्वक किसी कार्य को करने हेतु पंचायती राज को ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता को। किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्थानीय जनता को, जनता की। तो सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को स्थानीय जनता के सहयोग की ज़रूरत सर्वाधिक पड़ती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी कौन सलाह देता है तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश दे देते हैं, तो ये राज्यपाल की सलाह पर। उच्च न्यायालय के ये राज्यपाल के सलाह पर दी जाती है। यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है, यानी राष्ट्रपति यह खुद को समझ पा रहे हैं स्वयं विवेक से कि नहीं चल रहा है, या राज्यपाल मैंने सलाह दे रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इस बात की सलाह दे रहा है राज्यपाल, तो वह उद्घोषणा जारी करके राज्य सरकार के कोई भी कृत्य तथा शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में लिखा गया है। तो 356 के अनुसार यदि राज्यपाल सलाह देती है या राष्ट्रपति खुद आश्वस्त हो जाते हैं कि ये संविधान सम्मत सारी प्रक्रियाएं व्यवस्था नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश जारी किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं। तो 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कौन हुए हैं? 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए हैं फरवरी सन 1998 में। 12वीं लोकसभा के, तो 12वीं लोकसभा का चुनाव फरवरी 1998 में हुआ। ठीक है मित्रों, और इसमें जो है एनडीए जीता। इसमें जीता कौन? एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चेयरमैन है, तो उस समय के चेयरमैन थे भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। नाम नहीं पूछा गया, पूछा गया कि कौन होते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात कहाँ कहा गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से तब। तो इसका आंसर डी होगा। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, लेकिन उस 5 वर्ष से पहले भी अवधि में भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 352 के समय या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा सकता है। इन प्रधानमंत्री सलाह कर सकते हैं तो करते हैं तो आर्टिकल 352 के अनुसार ये लोकसभा को अपने पूरे 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अधीन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। संविधान में उपबंध है कि राज्यों से 530 गो, केंद्र शासित प्रदेश से 20 गो, और 2 जो है आंग्ल भारतीय से नामजद कर सकता है। किस चीज़ के लिए? लोकसभा के चुनाव के लिए। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 80 गो चुनकर आते हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 48 गो। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो धन्यवाद।